बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मुखातिब हूँ प्रोफेसर असद सलीम शेख। आपको याद होगा कि मैंने पिछली जो पहली लहर थी कोरोना वायरस के हवाले से, तो उस दौरान एक किताब शजर कहानी के हवाले से कुछ इक़्तिबासात आपसे शेयर किए थे। ये उसी कोरोना वायरस के दिनों की बात है कि ये किताब जो है वो 40 डेज़ के अंदर तख्लीक हुई और अब तो ये छपकर भी दस्तयाब है मार्केट के अंदर। तो अब चूँकि ये दूसरी लहर के अंदर तालीमी इदारे एक दफ़ा फिर से बंद हो गए हैं, तो मैंने मुनासिब समझा कि इन फुर्सत के औकात में इस किताब के कुछ इक़्तिबासात आपसे शेयर करूँ। तो एक दो सफ़हात आपकी नज़र। मेरा मुकालमा जो दरख्तों के साथ हुआ, उस हवाले से ये मुकालमा चलते हुए कुछ यहाँ तक पहुँचा है कि कुछ हवस परस्तों और लालचियों ने तुम्हें बहुत नुकसान पहुँचाया है, मगर याद रखो मेरे अजीज़ों, उन्होंने तुम्हारी नस्लों का कत्ल नहीं किया, अपनी नस्लों का मुस्तकबिल दाव पर लगाया है। किसी शायर ने तुम्हारा ही नोहा लिखा है इस शेर में कि कल रात जो ईंधन के लिए कट के गिरा है, चिड़ियों को बड़ा प्यार था इस बूढ़े शजर से। हमने अगर तुम्हें अपने घरों और आबादियों से देश निकाला दिया है, तो तुम्हारी घनी छाँव से महरूम तो हुए ही, तुम्हारी दिल फरेबी और पंछियों की चहचहाट भी न रही। जैसे किसी शायर ने इस बात को भी इस अंदाज से बयान किया है कि पेड़ के काटने वालों को ये मालूम तो था, पेड़ के काटने वालों को ये मालूम तो था, जिस्म जाएंगे जब सर पे ना साया होगा। मगर मेरे बच्चों, हम इंसानों में तुम्हारे खैर ख्वाह भी बहुत हैं, तुमसे मोहब्बत करने वालों की भी कोई कमी नहीं है। वो ज़रा देखो वंगारी, जिसने तुम्हारी बका की जंग लड़ी और उसके सिले में उसे नोबल इनाम से नवाजा गया। इसकी कहानी थोड़ी सी मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। ये सर, ये वंगारी वाली कहानी क्या है? ये शजर मुझसे मुखातब हुए। हमें नहीं मालूम, ज़रा बताइएगा। पिछली कतारों में से किसी शजर की आवाज़ आई। तो सुनो मेरे बच्चों, मशरक़ी अफ़्रीका में कीनिया के पहाड़ों के साहिल पर एक गांव में एक छोटी लड़की अपनी मां के साथ खेतों में काम करती थी। उसका नाम वंगारी था। वंगारी को बाहर रहना पसंद था। अपने घर के बागीचे में इसने चाकू से मिट्टी को खोदा। उसने छोटे बीजों को गर्म पानी में दबाया। सूरज गरूब होने के फ़ौरन बाद का वक्त उसका पसंदीदा वक्त होता था। जब पौधे देखने के लिए काफ़ी अंधेरा हो गया, तो वंगारी को मालूम था कि उसके घर जाने का वक्त है। वो खेतों के दरमियान तंग रास्तों से दरिया को पार करती हुई निकली। वंगारी एक होशियार बच्ची थी और स्कूल जाने के लिए बेताब थी, लेकिन उसकी अम्मी और अब्बू उसे घर पर रखना चाहते थे ताकि वो उनकी मदद कर सके। जब वो 7 साल की हुई, उसके बड़े भाई ने अम्मी अब्बू को उसके स्कूल जाने के लिए उकसाया। उसे सीखना पसंद था। वंगारी हर किताब के साथ ज़्यादा से ज़्यादा सीखती। उसकी स्कूल की शानदार कारकर्दगी की बुनियाद पर उसे अमेरिकी रियासत में पढ़ने की दावत मिली। वंगारी बहुत खुश थी। वो दुनिया के बारे में और बहुत कुछ जानना चाहती थी। अमेरिकी यूनिवर्सिटी में वंगारी ने बहुत सी नई चीज़ें सीखीं। उसने पौधों के बारे में पढ़ा कि वो कैसे उगते हैं, और उसने याद किया कि वो कैसे बड़ी हुई अपने भाई के साथ खेलते हुए कीनिया के जंगलों के खूबसूरत दरख्तों की छाँव में। ज़्यादा सीखने पर उसको ये एहसास हुआ कि वो कीनिया के लोगों से प्यार करती है। वो उन्हें खुश और आज़ाद देखना चाहती थी। ज़्यादा सीखने पर उसे अपने अफ्रीकी घर की याद आती। तालीम मुकम्मल होने पर वो कीनिया लौट गई, लेकिन उसका मुल्क बदल चुका था। खेत ज़मीन पर ज़्यादा फैले हुए थे। औरतों के पास जलाने के लिए लकड़ी न थी जिस पर वो खाना बना सकती। लोग गरीब थे और बच्चे भूखे हो गए थे। वंगारी को मालूम था कि उसे क्या करना है। उसने औरतों को बीज से दरख्त उगाना सिखाए। औरतों ने दरख्त बीजे और अपने घरों की देखभाल की। औरतें बहुत खुश थीं। वंगारी ने उन्हें मजबूत बनाने में उनकी मदद की। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, नए दरख्तों ने जंगलों की सूरत अख्तियार कर ली और दरिया दोबारा से बहने लगे। वंगारी का पैगाम अफ्रीका में फैलने लगा। आज वंगारी के बीजों से लाखों दरख्त उग चुके हैं।
میں نے ونگاری کی کہانی ختم کی تو شجر اپنی شاخوں سے تالیاں بجانے لگے اور ونگاری کو خراج تحسین بھی۔ میرے شجر بچوں، تمہاری رفاقت کا حق کئی اور لوگوں نے بھی ادا کیا۔ قیام پاکستان سے پہلے کانگریس سے لیڈر راج گوپال آچاریہ نے اپنے مضمون میں اپنے کسی ہمسائے کا ذکر کیا تھا جس نے اپنے درختوں سے یارانہ اور دوستانہ اس حد تک بڑھا لیا تھا کہ ان سے باتیں کیا کرتا تھا۔ شہر کی کارپوریشن نے اپنے کسی منصوبے کے تحت ان درختوں کو کاٹ ڈالا۔ وہ شخص جو ان درختوں سے گھل مل کر باتیں کیا کرتا تھا بہت رویا۔ مقتول درختوں میں سے ایک درخت آچاریہ جی کے خواب میں آیا اور فریاد کی کہ ہم پر بہت ظلم ہوا ہے، ہمیں بلا وجہ قتل کیا گیا ہے، آپ ہمارے قتل کا مقدمہ لڑیں۔ راج گوپال آچاریہ نے درختوں کے قتل کا مقدمہ تو شاید نہ لڑا، لیکن اٹلی میں نامی گرامی اطالوی ناول نگار البرٹو موراویا نے ایک درخت کے قتل پر سچ مچ اتنا طاؤ کھایا کہ عدالت کا دروازہ جا کھٹکھٹایا اور مقدمہ یوں پیش کیا کہ ہمارے عزیز دوست کو قتل کیا گیا ہے، اس پر ارتکاب جرم کی دفعہ لگائی جائے اور جرم کی سزا دی جائے۔ میرے پیارے درختوں، تمہاری رفاقت کو مہاتما بدھ نے بھی بڑا احترام دیا ہے۔ یہ ان سے وابستہ روایت ذرا سنیے کہ ایک مرتبہ چندن کے ایک پیڑ کو آگ لگ گئی۔ اس درخت کی شاخوں کے بیچ جتنے پرندے اپنے گھونسلوں میں بیٹھے تھے وہ تڑپ کر نکلے اور پھڑ پھڑا کر اڑ گئے۔ یوں ایک مور شاخ پر ٹکا اسی طرح چپ چاپ بیٹھا رہا۔ ایک راہگیر نے چلتے چلتے اسے دیکھا، ٹھٹکا اور بولا کہ اے مور، تو دیکھتا نہیں کہ چندن شعلوں کی لپیٹ میں ہے؟ سارے پرندے اڑ چکے ہیں، تو کیوں بیٹھا ہے؟ تجھے اپنی جان عزیز نہیں؟ مور بولا، اے شخص، میں نے اس چندن کے سائے میں بہت موسم گزارے ہیں، جاڑے، گرمیوں، برسات، اس کی شاخوں کے بیچ بہت سکھ پایا ہے۔ اب کہ وہ مشکل میں ہے، میں اسے چھوڑ کر چلا جاؤں؟ یہ کچھ اچھی بات نہیں ہوگی۔ سوچو اس کا حال، جو اس کا حال وہ میرا حال۔ چندن تھوڑی ہی دیر میں جل کر کھڑنک ہو گیا، اس کے ساتھ مور بھی جل گیا۔ یہ جاتک سنا کر مہاتما بدھ نے انکشاف کیا کہ بخشو، وہ مور میں تھا، میں نے اپنا حق رفاقت ادا کیا، اس کے ساتھ میرے اس جنم کا بھی انت ہو گیا۔ میرے درختوں، تمہاری رفاقتوں کی یہ کہانیاں ہمیشہ زندہ رہیں گی۔ اب آپ اپنی سب جگہ پر جا کر استادہ ہو جاؤ۔ ہم آج کا دن تم سب کی رفاقتوں میں گزارنا چاہتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ باقی کچھ اقتباسات انشاءاللہ آئندہ قسط میں۔